Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN, only learning, nothing else. Today's our topic is past perfect tense. Past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। जब भूतकाल में कोई दो घटनाएं घटित होती है तो निश्चित रूप से एक घटना पहले घटित होती है और दूसरी घटना उसके बाद में घटित होती है। जो घटना पहले घटित होती है उसको हम प्रीवियस एक्शन या इंसिडेंट कहते हैं और जो उसके बाद में घटना घटित होती है उसको सबसिक्वेंट एक्शन या सबसिक्वेंट इंसिडेंट कहते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उनका वर्णन पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। देखिए मैं समझाता हूं आपको इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस इस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह मात्र एक हेल्पिंग होती है हेड, और हेड चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस बिफोर का यूज, कंजंक्शन कनेक्टिव का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। प्लस बिफोर की बाद में आपको पास्ट सिंपल टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। पास्ट सिंपल टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। उसके बाद में हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जिसको हिंदी में पहचान कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका थू और चुकी थी, ये आ गया है। ये शब्द जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एज जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब यहां देखिए पास्ट में दो घटनाएं घटित हुई है। क्या क्या? मैं विद्यालय पहुंचा और घंटी बजी। लेकिन यहां पहले इंसिडेंट कौन सी हुई? मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, मतलब पहले क्या हुआ? घंटी बज चुकी थी। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस एक्शन। यहां पहले कौन सा काम हुआ? घंटी बजी, इसको बोलते हैं प्रीवियस एक्शन। और विद्यालय पहुंचने की घटना जो है ये घंटी बजने के बाद घटित हुई, तो इसको हम कहते हैं सबसीक्वेंट
वेंट एक्शन, एक्शन। अब आपको ये बात ध्यान में देनी है कि प्रीवियस एक्शन में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यूज में लेना है। प्रीवियस एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यूज में लेना है, और जो सबसीक्वेंट एक्शन होता है, जो बाद में घटित होता है, इसमें पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनना, दो घटनाएं जो भूतकाल में घटित हुई, जो पहले घटना घटित होती है उसको प्रीवियस एक्शन कहते हैं, और उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो घटना बाद में घटित होती है उसको सबसीक्वेंट एक्शन कहते हैं, और उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। यहाँ कौन सा कार्य करने हुआ, पहले घंटी बजी, तो किस प्रकार लिखेंगे, घंटी क्या हो गई, हमारा सब्जेक्ट हो गई। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेल, BELL बेल। द बेल हैड, अब देखो रिंग, RING रिंग, रिंग का अर्थ होता है बजना, एज ए वर्ब, और नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है अंगूठी, अंगूठी। तो यहाँ द बेल हैड रिंग, रिंग, रेंग, रंग, रिंगिंग, रंग, रिंग्स, इस प्रकार ये वर्ब बनेगी। रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, रिंग, रेंग, रंग। द बेल हैड रंग, पहले के लिए यूज करेंगे बिफोर, बिफोर, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड स्कूल, बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल। अब देखिए दो जगह को जोड़ने के लिए टू कनेक्टिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल, इस प्रकार बनेगा वाक्य। अब दूसरी बात यह है कि इसमें हम कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां आफ्टर का प्रयोग होता है, AFTER, आफ्टर से बाद में। तो अगर आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो आफ्टर से पहले हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल टेंस, आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल टेंस, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, जैसे I came after she had gone, I came after she had gone। यहाँ देखिए आफ्टर, लेकिन इसके बाद में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया, और इससे पहले आई केम, ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, आप याद रखना इसको भी, कि आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे दूसरी बात इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हैड, HAD, हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है विथ
सभी कर्ताओं के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड का प्रयोग करते हैं। तीसरी मेन वर्ब जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है, फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है। यानी जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान देनी है। ये थे इस टेंस के बेसिक रूल्स। अब हम देखते हैं कि हम इन रूल के माध्यम से और सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से किस प्रकार हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें। सबसे पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यहां सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड। हेड एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेड लिख देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस। अब यहां आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो, चाहे बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस लिखो, एक ही बात है। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वाले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और डब्ल्यू वर्ब से शुरू होने वाले। यहां आ जाएगी सबसे पहले हेड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाद में अंतिम जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सबसे पहले आ गई हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल टेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंत में ये क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, ये ध्यान रखना। अब देखो एक लेते हैं वाक्य कि वर्षा आने से पहले, वर्षा आने से पहले फसल सूख चुकी थी। वर्षा
वर्षा आने से पहले फसल सूख चुकी थी। यहाँ दो इंसिडेंट हुई है, फसल सूखी, वर्षा आने से पहले। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई? पहले कौन सी घटना घटित हुई? फसल सूख चुकी थी। ये अपना हो गया प्रीवियस एक्शन, प्रीवियस एक्शन। और बाद में कौन सा कार्य हुआ उसको कहेंगे वर्षा आने से पहले। ये वर्षा बाद में आई तो ये हो गया अपना सब्सीक्वेंट एक्शन। और रूल क्या है? प्रीवियस एक्शन में कौन सा टेंस लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और सब्सीक्वेंट में कौन सा टेंस लेंगे? सब्सीक्वेंट एक्शन में पास्ट सिंपल टेंस। ये रूल है। अब देखो, वर्षा आने से पहले फसल सूख चुकी थी, पहले फसल सूखी, ये हो गया अपना प्रीवियस एक्शन। तो इसको क्या इस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट फसल। फसल को कहेंगे द क्रॉप। फसल क्रॉप मिस फसल, CROPS क्रॉप, क्रॉप मिस फसल, द क्रॉप्स प्लस सब्जेक्ट हैड। अब देखो, सूखना को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई, DRY, ड्राई, ड्राई में सूखना। इसकी थर्ड फॉर्म DRIED, ड्राइड, D से ड्राइड। द क्रॉप्स हैड ड्राइड हो गया थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें हैड, द क्रॉप्स हैड ड्राइड। बिफोर लगाएंगे, बिफोर वर्षा होने से पहले, बिफोर इट रेन, बिफोर इट रेन, वर्षा शुरू होने से पहले फसल सूख चुकी थी। द क्रॉप्स हैड ड्राइड बिफोर इट रेन। इस प्रकार ये वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस बनता है वर्षा आने से पहले फसल नहीं सूख चुकी थी। वर्षा आने से पहले फसल नहीं सूख चुकी थी। तो यहां लिख देता हूं मैं 2 नंबर का सेंटेंस, वर्षा आने से पहले फसल नहीं सूख चुकी थी। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये रहा अपना स्ट्रक्चर। सबसे पहले द क्रॉप्स, द क्रॉप्स, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, फिर ड्राइड बिफोर इट रेन, फुल स्टॉप। ठीक है, तीसरा सेंटेंस प्रश्नवाचक। क्या वर्षा होने से पहले फसल सूख चुकी थी? क्या वर्षा होने से पहले फसल, हाँ, वर्षा आने से पहले या वर्षा होने से पहले, there should be no confusion in this sentence because both meaning is same. वर्षा आने से पहले या वर्षा होने से पहले एक बात है। क्या वर्षा होने से पहले फसल सूख चुकी थी? हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या वर्षा आने से पहले, एक बात है। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेड आ जाएगा, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट द क्रॉप्स है, हैड द क्रॉप्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइड, हैड द क्रॉप्स ड्राइड बिफोर इट रेन्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। चौथा सेंटेंस बनेगा इस प्रकार, क्या
वर्षा आने से पहले फसल नहीं सूख चुकी थी। क्या वर्षा आने से पहले फसल नहीं सूख चुकी थी? और इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, had the subject the crops, had the crops not, उसके बाद में थर्ड पर्सन dried, had the crops not dried before it rained, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो you can translate many sentences using this structure, using these structures। अगर आप कंप्लीशन चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखे, और जो प्रत्येक टेंस की 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनको याद रखें। और मेन वर्ब को आप ज्यादा से ज्यादा याद रखें, ज्यादा से ज्यादा रोज याद करें, ताकि आप इंप्रूवमेंट कर सके अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, और देखते रहे लर्निंग एक्टिविटीज विद आरएल। थैंक्स।